Hi everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature and welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss Michel Foucault और इनकी एक किताब है On the Order of Things, The Order of the Things, an Archaeology of the Human Sciences, and we will discuss about this book. If you are new to this channel, then please do consider subscribing so that I can bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. Now चलिए स्टार्ट करते हैं. मिशेल फूको. देखो फूको जो थे ना, ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज अ लिटरेरी थियोरिस्ट, ही वॉज एन ऑथर एंड primarily he was interested in the relationship between power, knowledge एंड लिबर्टी. तो इन तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा इन्होंने वर्क किया है, पावर, नॉलेज एंड लिबर्टी के ऊपर. पावर के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखा हूँ, तो इफ यू हैवंट सीन दोस वीडियोस देन डू कंसीडर चेकिंग दैट आउट एज वेल. मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना. मिशेल फुको पे मुझे लगता है 2 या 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट हिज बुक विच इज अ सेमिनल वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स. अब देखो यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज प्रिसाइजली व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस वन, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, बस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना. तो सबसे पहले जो मिशेल फुको हैं वो सेंट्रल क्वेश्चन करते हैं, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो इनका है इस बुक के अंदर, विच इज अ हाउ इज नॉलेज मेड पॉसिबल. नॉलेज कैसे आता है, द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की बात करता है कि हाउ डू वी प्रोड्यूस नॉलेज, हाउ डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स द वे वी अंडरस्टैंड. सपोज जैसे मॉडर्न एज में ये हमारे पास ईयरबड्स है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईयरबड है वो कहां से आया, दिस वॉज द मेजर कंसर्न. ये नहीं कि इसको लोग क्या कहते हैं, वट पीपल थॉट, वट पीपल थिंक अबाउट दिस इज नॉट द मेजर कंसर्न, but what made it possible to think that this is an earbud, that is what Foucault was interested in. तो उसने क्या किया, 3 डिवीजन कर दिए उसने. रेनेसा के समय में, उसके बाद क्लासिकल के समय में जिसको न्यू क्लासिकल हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, और मॉडर्न समय में क्या डिफरेंसेस थी, किस तरह से हम चीजों को समझते थे, इनके ऊपर उन्होंने फोकस किया. तो what hidden rule that governed or what can be thought, said and known in any given era was the major concern, was the major question of Michel Foucault. And then वो conclusion पे आते हैं लास्ट में कि knowledge is not a continuous progress, it is chains with epistemes. ये जो episteme word है, यहीं से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था. तो episteme can loosely be translated into knowledge. तो episteme को हम knowledge कह सकते हैं, and that was the right answer. अब देखो कहते हैं मिशेल फुको कि नॉलेज इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. यूजुअली हम जब नॉलेज के बारे में सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट नॉलेज, हमें लगता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे हमने क्लास 1 में पढ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक कंटिन्यूअस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज हाउ नॉलेज कम्स टू अस. लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. फुको आर्ग्यूज दैट नॉलेज डज नॉट ग्रो लाइक अ ट्री. जैसे ट्री को देखोगे ग्रो होते हुए, ट्री एक सर्टेन तरीके से ग्रो होता है, एक लीनियर तरीके से ग्रो होता है ना. सबसे नीचे रूट्स होंगे, रूट से धीरे धीरे उसका एक ब्रांच, एंड ब्रांच बाय ब्रांच इट ग्रोज, है ना. लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, नॉलेज जो है इट डज नॉट ग्रो लाइक अ ट्री, ब्रांच बाय ब्रांच, इट शिफ्ट्स सडनली like the ground moving under our feet. And this is what he calls, this underlying structure is what episteme is. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, think about Pluto. Think about how we used to consider Pluto as a planet. हमने यूनिवर्सिटीज में, हमने हाई स्कूल्स में 9 planets के बारे में पढ़ते आए. लेकिन इवेंचुअली वन डे व्हाट हैपेंस इज दैट दिस प्लूटो was no longer considered as a planet anymore. अब देखो प्लूटो तो चेंज नहीं हुआ. इट wasn't that Pluto changed, it is that the rule of classification shifted. हमारा जो अंडरस्टैंड करने का तरीका था, प्लूटो को प्लैनेट कहने का जो तरीका था, जो क्लासिफिकेशन था, जिस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लूटो को आना था, इट डिड नॉट falls under that classification, and then suddenly we discarded Pluto as a planet. तो ये जो शिफ्ट था, कोई लीनियर शिफ्ट तो नहीं है ना, एक सडन चेंज हो गया. एंड दिस इज व्हाट फूको मीन्स, नॉलेज इज कंटिंजेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, नॉट जस्ट ऑन फैक्ट. सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे नॉलेज नहीं प्रोड्यूस किया जाता, बल्कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंटिंजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम नॉलेज को समझते हैं. दिस इज व्हाट
Foucault saw. And then comes the method archaeology of knowledge, जहां पे फूको कहता है फूको इज नॉट राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ, अब हमें लगेगा कि फूको शायद हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के बारे में बातें करेंगे, हिस्ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में बातें करेंगे. नो, ही डज नॉट टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, है ना. वो इस लीनियर प्रोसेस के बारे में बात ही नहीं करता है. वो एक्सक्वेट करता है रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स जो कि साइलेंटली गवर्न कर रहा है हमारे नॉलेज सिस्टम को हर इंडिविजुअल एज में. जैसे जब हम रेनेसां की बात करेंगे तो रेनेसां के पीछे व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो कि गवर्न करता है नॉलेज को, है ना. हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हैपेंस इन रेनेसां एज, हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हैपेंस इन क्लासिकल एज, हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हैपेंस इन मॉडर्न एज, इसकी वो बात करता है ना. एंड इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, है ना. वो आर्काइक वे में समझने की कोशिश करता है, एक्सक्वेट करने की कोशिश करता है, चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना. जो कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज की किस तरह से नॉलेज आया, किस तरह से नॉलेज पॉसिबल हुआ, किस तरह से हम चीजों को समझने लगे. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ग्रामर, ग्रामर के अंदर ग्रामर जो है वो एक तरह से अनकॉन्शियस रूल है दैट स्ट्रक्चर्स आवर थॉट. हम अपनी थिंकिंग में ग्रामर को थोड़ी ना सोचते हैं, वी नेवर थिंक अबाउट ग्रामर, बट स्टिल वी हैव अ सर्टेन थिंकिंग, वी हैव अ सर्टेन स्टेटमेंट जो हमारे दिमाग में चलती है. कोई भी सेंटेंस अपने आप दिमाग में बनता है एंड वी नेवर थिंक अबाउट ग्रामर, बट देर इज एन अनकॉन्शियस रूल दैट स्ट्रक्चर्स आवर थॉट. तो उसी तरीके से अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टीम है इसको थोड़ा समझते हैं. कहते हैं कि एन एपिस्टीम जो है इट इज एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइजेस नॉलेज इन एन एरा. सिंपल समझना है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसके थ्रू प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होता है उसी को एपिस्टीम बोला गया सिंपल टर्म में. तो कह सकते हैं कि एपिस्टीम इज somehow connected to knowledge. Episteme is the knowledge, है ना. And it determines what counts the truth, evidence and intangibility. और वो मतलब एक तरह से डिटरमिन करता है कि क्या सत्य है, क्या एविडेंस है, क्या इंटेंजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर थिंग्स का, है ना. तो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट डिफरेंट एपिस्टीम हमें देखने को मिलता है. क्लियर है. अब चलते हैं सबसे पहला मेजर, उसके 3 मेजर एपिस्टीम्स पे. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि रेनेसां जो कि 16th सेंचुरी के आसपास चला, जो कि रिजेम्बलेंस के ऊपर बेस्ड था, जो कि एनालॉजी के ऊपर बेस्ड था, जो कि करस्पॉन्डेंस के ऊपर बेस्ड था. विल कम टू दिस वन आफ्टर द अदर एंड थॉरली वी विल अंडरस्टैंड. फिर सेकंड एज आता है, वो कहते हैं कि क्लासिकल एज था जो कि 17th से लेके 18th सेंचुरी के बीच में चला, जिसके अंदर ऑर्डर था, क्लासिफिकेशन था, रिप्रेजेंट दीस आर द एपिस्टीम्स थ्रू विच द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हैपेंड. एंड देन कहता है कि मॉडर्न एज आता है. तीसरा जो है वो मॉडर्न एज है विच हैपेंड इन 19th सेंचुरी. तो मैन was seen as both subject and object of knowledge. मैन को सब्जेक्ट भी देखा गया, एज एन ऑब्जेक्ट भी देखा गया, है ना. एक एक करके हम इसको समझते हैं. सबसे पहला कहता है द रेनेसां एपिस्टीम वेयर वर्ल्ड सीन एज अ वेब ऑफ साइंस एंड सिमिलैरिटीज. ये पूरी की पूरी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है इट वॉज बेस्ड अपॉन साइन एंड सिमिलैरिटीज. सो नॉलेज जो था इट वॉज अ डिस्कवरिंग रिजेम्बलेंस. फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, एस्ट्रोलॉजी, सिंबल इन लिटरेचर. देखो इसको अच्छे से समझते हैं. अब फूको कहते हैं कि रेनेसां एपिस्टीम में क्या होता है कि नॉलेज जो है इट इज इट कम्स टू अस बाय रिजेम्बलेंस, है ना. तो इन रेनेसां somewhere between say 16th century people thought that the world was bound by hidden similarities. So knowledge was about discovering those correspondences. knowledge का मतलब ही था कि उस hidden similarities को समझना. जैसे एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स इन मेडिसिन. जैसे उस समय क्या हो रहा था कि वॉलनट जो है वो ब्रेन की तरह दिखता था, तो लोगों को लगा कि दिस इज वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन. सो इफ यू ईट वॉलनट तो वॉलनट विल बूस्ट योर मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ. तो देख रहे हो ना, वॉलनट क्योंकि रिजेंबल करता था ब्रेन की तरह तो उसको मान लिया गया कि वॉलनट जो है वो ब्रेन को बूस्ट करेगा. अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, एक येलो फ्लावर, क्योंकि जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस में पीला पड़ जाता है इंसान, तो कहता है कि जो येलो फ्लावर है दैट माइट कॉज और दैट माइट क्योर जॉन्डिस. समझ रहे हो ना. तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं, जैसे टर्मरिक, टर्मरिक भी येलो है तो कहते हैं कि टर्मरिक जो है वो भी जॉन्डिस को कंप्लीट मतलब क्लियर कर सकता है. तो दीज वेयर द थिंग्स. या फिर एस्ट्रोलॉजी में देखो प्लैनेट्स जैसे होते हैं, तो है ना, जब एस्ट्रोनॉमर को देखोगे या एस्ट्रोलॉजर को देखो, सॉरी एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोलॉजर को देखोगे तो वो प्लैनेट से रिजेंबल करता है कि अगर कोई सनी है
या बृहस्पति है तो उसको माना जाता है कि वो बहुत, उसके अंदर एंगर है, उसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट है। इस तरह से रिजेंबल करके लोग नॉलेज का प्रोडक्शन करते थे। एंड दिस इज हाउ वी केम टू अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स। ठीक है, तो दिस वाज द रेनेसां। रेनेसां में क्या होता था कि साइन और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम चीजों को समझते थे। दैट वाज द हिडन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, उसी को बोला गया रेनेसां एपिस्टीम। अब चलते हैं हम लोग क्लासिकल एपिस्टीम में। दूसरा ऑर्डर आता है, दूसरे ऑर्डर में वो कहते हैं कि द क्लासिकल ऑफ एपिस्टीम, जो कि शिफ्ट हो जाता है ऑर्डर की तरफ। इट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑर्डर, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। एंड हियर वर्ल्ड अरेंज लाइक अ टेबल एंड कैटलॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, लिनेस का टेक्सोनॉमी आप देखोगे, इंसाइक्लोपीडियाज देखोगे, कैटलॉग देखोगे, है ना। तो यहां पे क्या हो गया कि 17th सेंचुरी में द वर्ल्ड वॉज सीन एज अ ग्राइंड या फिर एज अ ग्रिड ऑफ थिंग्स दैट कुड बी नेम्ड, क्लासिफाइड एंड रिप्रेजेंटेड क्लियरली। मतलब ये जो क्लियरिटी है, ऑर्डर है, डेकोरम है, उसको मेंटेन लोगों ने करना शुरू कर दिया, है ना। चीजों को समझने के लिए, जैसे लैंग्वेज को, लैंग्वेज एक तरह से वाज थॉट टू ट्रांसपेरेंटली रिफ्लेक्ट रियलिटी। लोगों को लगता था कि जो नॉलेज है, जो लैंग्वेज है, इट कैन मतलब रिफ्लेक्ट रियलिटी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कभी कभी ना कभी आपने ग्रोसरी स्टोर्स गए होगे, तो थिंक अबाउट द ग्रोसरी स्टोर्स। जब भी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, बड़े बहुत सारे सामान रखे रहेंगे, है ना, लेकिन देखोगे हर चीज कैटलॉग के फॉर्म में रखा हुआ है। जैसे सपोज अगर मान के चलो, अ, अगर कोई ऑयल की सामग्री है ना, तो वो एक जगह रखा रहेगा, फ्रूट्स अलग रखे रहेंगे, ग्रेन्स अलग रखे रहेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग रखे रहेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी पुट इन अ प्रॉपर सेक्शन। तो ये क्या था, ये था क्लासिकल एपिस्टीम। मतलब चीजों को हम ऑर्डर में करके समझते थे, है ना। चीजों की अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड इन क्लासिकल एज थ्रू ऑर्डर, क्लासिफिकेशन एंड थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अब आता है हमारा मॉडर्न एज। तो वो कहता है मॉडर्न एज में क्या होता है कि मॉडर्न एज में बर्थ ऑफ अ मैन एज अ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। मैन को सब्जेक्ट भी देखा गया, ऑब्जेक्ट भी देखा गया। सो फ्रॉम द 19th century onwards, human themselves became both the subject of knowledge and the object of knowledge. That is, we started studying ourselves scientifically. जैसे बायोलॉजी को पढ़ा हमने, तो बायोलॉजी टेल्स अस अबाउट द लाइफ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ के बारे में हो, ट्रीज के बारे में हो, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, फिर बाइफर्केशन करोगे तो एक बन जाता है हमारा जुअलॉजी और एक बॉटनी, है ना। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स जब पढ़ना शुरू किया तो लोग लेबर के बारे में समझना शुरू किए, है ना। लिंग्विस्टिक्स पढ़े तो लोग लैंग्वेज के बारे में समझना शुरू किए, एंड दिस गेव राइज टू द ह्यूमन साइंसेस। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे थिंक अबाउट साइकोलॉजी टेस्ट। जब हम साइकोलॉजी का टेस्ट देते हैं ना, ह्यूमन ह्यूमन के मेजर करने का टेस्ट है ये, तो इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हमें पता चलता है। एंड इन दिस एज द ह्यूमन बींग्स बिकम समथिंग मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कैटेगराइज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना, या फिर उसको स्टडी की जा सकती हो। देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन गया और सब्जेक्ट भी बन गया। तो जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है मॉडर्न टाइम में, वो क्या हो गया, वो ह्यूमन को सेंटर में भी रखा, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट भी रखा, एज एन सब्जेक्ट भी रखा, है ना। तो हर चीज को हमने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। ह्यूमन इटसेल्फ वाज कैटेगराइज्ड। तो वो कहता है, फूको वार्न करता है कि द फिगर ऑफ मैन इज नॉट इटर्नल। इसलिए वो कहता है कि जो फिगर ऑफ मैन है, जिसको हमने सेंटर में रखा मॉडर्न एज में, इट इज नॉट इटर्नल, इट इज अ रीसेंट इन्वेंशन। ये एक तरह से रीसेंट इन्वेंशन है ना। तो उसने मेजर क्लेम करता है, इसलिए डेथ ऑफ द मैन के बारे में वो डिक्लेरेशन करता है, कहता है। और वो बहुत ही मतलब एक तरह से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देता है लास्ट में। कहता है कि मैन इज एन इन्वेंशन ऑफ रिसेंट डेट। मैन जो है वो एक तरह से रिसेंटली इन्वेंट हुआ है, एंड वन परहैप्स नियरिंग इट्स एंड, और परहैप्स एक समय में ये खत्म भी हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा। सो ही मीन्स दैट द जस्ट एज द रेनेसां, जैसे रेनेसां में हमने देखा कि रिजेम्बलेंस डिसअपेयर्ड हो गया। रेनेसां की जो थिंकिंग थी, रेनेसां की जो अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, वॉलनट जो है वो हेल्प करता है हमारे ब्रेन में। ये सारे के सारे जो रिजेम्बलेंस बेस्ड नॉलेज था, वो जिस तरह से डिसअपेयर हो गया, वन डे आवर ऑब्सेशन विथ मैन विच इज इन द सेंटर विल ऑल्सो वैनिश, सेम एज रेनेसां। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आई बिलीव एवरीबडी इज अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सो टुडे we see human being as a center, but what if AI one day organizes
knowledge in a way that we do not need man as a reference point, what will happen that day? Suddenly the concept of man will disappear, the concept of the idea of man will disappear, है ना? The production of knowledge will disappear. जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? ह्यूमन बींग्स, इट विल नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन साइंसेस. जैसे प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, क्योंकि हमने मेजर करने की तरीका बदल दिया. उसी तरीके से मैन विल बी इरेज्ड एज वेल. इट विल नेवर बी, इट विल नॉट बी अ सेंटर पेस ऑफ नॉलेज, है ना? इट कुड बी इरेज्ड. ये लास्ट में इवेंचुअली वो कहते हैं. तो व्हाट आर द की टेकअवेज इन दिस लेक्चर? पहली चीज कि उसने रिप्रेजेंटेशन, एक बुक थी लेस मिनिनास, जहां से उन्होंने चीजों से इंस्पायर्ड हुए, उनकी पेंटिंग से इंस्पायर्ड हुए, जहां पर रिप्रेजेंटेशन विदाउट अ सब्जेक्ट था. वहां से इंस्पिरेशन लेते हुए इन्होंने अपने बुक को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया. तो एपिस्टीम में बोला कि एपिस्टीम इज द हिडन रूल, हिडन थॉट दैट विच इज डिफरेंट इन ईच एजेस. हर एज में बदलता रहता है. And then he gave a 3 epistemes. पहला Renaissance, classical, modern. And then he eventually at the end of his book he says कि man is not a eternal but historical construct. है ना? अब देखो यहीं से जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो जेंडर है ना, हमारा जो जेंडर है, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल बट रादर इट इज अ स्ट्रक्चर्ड, है ना? ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर्ड है, सोशल कंस्ट्रक्ट है. तो ये सारी की सारी जो पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है यहीं से तो इवॉल्व होती है. तो इन एसेंस कह सकते हैं कि फूकोज ऑर्डर ऑफ द थिंग्स सेज what we call truth or knowledge is not a universal. Truth और knowledge universal नहीं है, but it is like a fashion. जिस तरह से fashion change होता है depending upon the deep individual structure of our thought, उसी तरीके से human beings will also, जिस तरह से आज हम natural science पढ़ते हैं, human science पढ़ते हैं, this will also change, है ना? This will also be outdated one day, just like Renaissance resembles now seem naive, है ना? So that was all for today. I hope you found this lecture very informative, very useful. If you found this lecture useful, then please do consider sharing it with your friends. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच कंटेंट. देखो मोटिवेशन तभी आएगा, मैं इतने अच्छे अच्छे वर्क्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और काफ़ी कम समय में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. तो आप याद रखना इन सारे वर्क्स को. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.